बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर रिग्रेशन क्या होती है और किस तरह की प्रॉब्लम्स पे लीनियर रिग्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है। इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन के थ्रू जो मॉडल के पैरामीटर्स हैं, यानी जैसे कि लाइन, उसके पैरामीटर्स किस तरह से एस्टिमेट किए जा सकते हैं, और इसके लिए हम लीस्ट स्क्वायर एरर सोल्यूशन का सहारा लेंगे। तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम लेते हैं। कुछ डेटा मौजूद है जो बज़ाहिर दिखने में लीनियर ही नज़र आ रहा है, यानी इस पर एक लाइन फिट की जा सकती है। इसमें कुछ एक्स वैल्यूज़ मौजूद हैं और कुछ टारगेट वैल्यूज़ मौजूद हैं। एक्स हमारी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और टी हमारा डिपेंडेंट या टारगेट वेरिएबल है। अब हमारा सवाल इसमें यह है कि अगर इसके अंदर लाइन फिट की जा सकती है तो जो लाइन के दो पैरामीटर्स हैं, उसकी स्लोप और वाई इंटरसेप्ट, वो कैसे एस्टिमेट होंगे। इसको करने के लिए हम कोई भी लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम हो, उसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा मॉडल क्या होगा। यहाँ पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि मॉडल लाइन है और हमें लाइन फिट करनी है। तो इसके लिए हमें एक एरर की टर्म डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। एरर की टर्म डिफ़ाइन करने से मुराद ये है कि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम कोई भी m और c चूज़ करते हैं, कोई भी वैल्यू स्लोप की और y इंटरसेप्ट की चूज़ करते हैं, तो उसकी मदद से जो हमें टारगेट की वैल्यूज़ मिलेंगी, जो टारगेट की वैल्यूज़ एस्टिमेट होंगी, वो असल टारगेट की वैल्यूज़ से कितनी करीब या दूर हैं। यानी अगर मैं कोई भी m और c की वैल्यू रखता हूँ, मैं एक x की वैल्यू डालूँगा तो मुझे कोई ना कोई y की वैल्यू मिल जाएगी। ये y की वैल्यू असल वैल्यू से कितनी करीब या दूर है। हम अपने सारे डेटा को इसी तरह से एरर के से एवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि कितना एरर बन रहा है इस सेलेक्टेड m और c की वैल्यूज से। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं। अगर इस डेटा के ऊपर मैं मिसाल के तौर पे m की वैल्यू 10 रख लेता हूँ और c की वैल्यू 5 रख देता हूँ, तो जब मैं मेरा मॉडल बन जाएगा y = 10x + 5। मिसाल के तौर पे x की कोई एक वैल्यू चूज़ कर लेते हैं और देखते हैं कि इस मॉडल से हमें y की क्या वैल्यू मिलेगी। लेट्स से 4.6 लेते हैं। तो हम इस मॉडल के अंदर जब 4.6 इंसर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा y = 10 × 4.6 + 5। 10 × 4.6 बनेगा 46 और 46 + 5 आंसर आएगा 51। अगर हम टारगेट की वैल्यू देखते हैं तो टारगेट की वैल्यू थी 11.8, लेकिन हमारा जवाब आया 51। इसका मतलब ये है कि जो m और c की वैल्यू सेलेक्ट की गई थी उसकी वजह से उसने हमारे डेटा को रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि एक एरर जनरेट कर दिया। तो ये जो हमने एरर की फॉर्मूलेशन बनाई थी, इसका मकसद यही है। ये एरर की फॉर्मूलेशन के थ्रू हम अपने डेटा के ऊपर, अगर हमारा डेटा इस तरह मौजूद था, अगर हम कोई भी लाइन मॉडल कर लेते हैं तो हमें हर डेटा पॉइंट के लिए पता चल जाएगा कि एरर कितना है। तो इस डेटा पॉइंट के लिए ये जो डिस्टेंस है या ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है, ये एरर होगा। इस डेटा पॉइंट के लिए ये एरर होगा। इस डेटा पॉइंट के लिए ये एरर होगा। हमें m और c की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए एरर कम हो। तो अगर हम कोई और लाइन लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये वाली लाइन, तो इसके लिए इस डेटा पॉइंट के लिए ये बहुत ज़्यादा एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। इस डेटा पॉइंट के लिए भी बहुत ज़्यादा एरर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसी लाइन होगी जिसके लिए ये एरर मिनिमम होंगे। तो एरर के फॉर्मूले को यूज़ करने का मकसद ये है कि m और c की वैल्यूज़ के लिए हम सारे डेटा पॉइंट्स के लिए y कंप्यूट करेंगे, उसे टारगेट के साथ मैच करेंगे, यानी टारगेट से उसे सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर्ड एरर कंप्यूट कर देंगे और सम
जब हम करेंगे तमाम डेटा पॉइंट्स के लिए तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस m और c की वैल्यू के लिए टोटल एरर कितना आ रहा है और हमें इस एरर को मिनिमाइज करना है। इस एरर को मिनिमाइज करने का मतलब हमें एक ऐसी m और c की वैल्यू चाहिए जिसके लिए कम से कम एरर हो। तो अगर हम एरर को और एनालाइज करते हैं तो चूंकि एरर स्क्वायर्ड एरर है तो ये एक क्वाड्रेटिक सरफेस होगी, यानी हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस सरफेस की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। और उसको देखने का तरीका ये है कि अगर किसी एक डेटा पॉइंट पे मैं एरर देखता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक्स एक्सिस पे स्लोप की वैल्यू है, एम की, और वाई एक्सिस पे एरर है। अगर मेरे पास एम की वैल्यू ये सेलेक्ट हुई है तो एरर की वैल्यू एक्सिस पे ये होगी और यहाँ पे मेरे पास एक पॉजिटिव स्लोप आ रही है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब ये है कि एरर है और उसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है। अगर मैं एम की वैल्यू बहुत बढ़ा देता हूँ तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आना शुरू हो जाएगी। मैंने एक ऐसी एम की वैल्यू चूज़ करनी है कि ये स्लोप की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, क्योंकि जहाँ पे स्लोप की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी या डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे सबसे कम एरर मुझे मिलेगा। यानी लीस्ट स्क्वायर का सलूशन निकालने के लिए मुझे अपने एरर की एक ऐसी वैल्यू चाहिए जहाँ पे स्लोप ज़ीरो हो। स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी अगर हम एरर का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें और उसे ज़ीरो से इक्वेट कर लें तो उसकी मदद से हमें हमारे पैरामीटर m और c की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिसे हम तलाश कर रहे हैं, यानी वो वैल्यूज़ जहाँ पे लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन होगा। तो आइए डेरिवेटिव लेके इस फॉर्मूलेशन को बनाते हैं। सो एरर की इक्वेशन मौजूद है आपके सामने, 1/n समेशन ऑफ t ऑफ i। यहाँ पे t टारगेट वैल्यू और i हमारे डेटा के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करिए। पहले डेटा पॉइंट के लिए i की वैल्यू 1 होगी, दूसरे के लिए 2 होगी, एंड सो ऑन, और लास्ट डेटा पॉइंट के लिए i की वैल्यू n होगी। इसका जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास दो वेरिएबल हैं m और c। जब मैं डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू m तो ये डेरिवेटिव सबसे पहले ब्रैकेट के ऊपर इस अप्लाई होगा, 2 हमारे पास पीछे कॉमन निकल आएगा, और फिर जब हम इसको अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास 2/n बन जाएगा। और जब इसे हम अंदर अप्लाई करेंगे तो t के साथ भी m नहीं मौजूद है, c के साथ भी m नहीं मौजूद है, तो वो दोनों टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। और जब -mx का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m तो हमारे पास -x आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे x बाहर लिखा हुआ है, माइनस यहाँ मौजूद है। इसको हम आगे अगर लेके जाएं दूसरे पैरामीटर के लिए तो दूसरा पैरामीटर हमारा c है। अब हम जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू c तो पहले ब्रैकेट के ऊपर अप्लाई होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास 2 पीछे आ जाएगा, और जब हम अंदर अप्लाई करेंगे तो t के अंदर भी c मौजूद नहीं है, वो टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, -mx की टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। और जब c का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू c तो हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास हमने एरर के दो डेरिवेटिव ले लिए विद रिस्पेक्ट टू m विद रिस्पेक्ट टू c। हमें वो सोल्यूशन चाहिए जहाँ पे ये डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएं, तो उसको करने के लिए हम इस एरर के डेरिवेटिव को ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। जब इसे हम ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करने से मतलब ये है कि जो हमारे पास अननोन वैल्यूज़ हैं यानी m और c की टर्म्स, उन्हें हम लेफ़्ट हैंड साइड पे रहने दें, और जो नोन वैल्यूज़ हैं यानी टारगेट की और x की वैल्यू जो डेटा में मौजूद है उन्हें हम राइट साइड पे ले गए हैं। और इसी इक्वेशन को हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने जो समेशन i mx में से समेशन i x को पहले वेक्टर में डाल दिया और m को दूसरे कॉलम वेक्टर में डाल दिया। इसी तरह से हमने समेशन x को रो वेक्टर की सेकंड एंट्री बना दिया है और c को कॉलम वेक्टर की सेकंड एंट्री बना दी। इन दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से हमें वही लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगी जो इक्वेशन में मौजूद थी, और इसी तरह से राइट हैंड साइड
को भी एक 1 by 1 वेक्टर में लिखा जा सकता है। ये हमने एरर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m को इस्तेमाल करते हुए इसको सिंप्लीफाई किया था। अब हम एरर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c को भी 0 से इक्वेट कर सकते हैं, और जब हम इसे 0 से इक्वेट करेंगे तो इसके अंदर भी हम इसी तरह से इसे सिंप्लीफाई करके जो नोन्स और अननोन्स हैं उसे हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने समीशन ऑफ i यहाँ रो वेक्टर में लिख दिया, इसी तरह से समीशन ऑफ 1 को भी रो वेक्टर में लिख दिया, और ये जो c और m इसके साथ मौजूद थे उनको हमने यहाँ से हटा के कॉलम वेक्टर में रिप्रेजेंट कर दिया। इस दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से हमें डेरिवेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू c की इक्वेशन वापस मिल जाती है, और जो नॉन वैल्यू थी टारगेट को उसको हमने राइट हैंड साइड पे लिख दिया। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हम इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास वो वैल्यूज़ हैं जो नॉन थी, यानी जो डेटा पे डिपेंडेंट थी, और एक कॉलम वेक्टर है MC जिसके अंदर हमारे अननोन्स मौजूद हैं, और इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी हमारी नॉन वैल्यूज़ मौजूद हैं। इस तरह से ये AX = B की फॉर्म में एक सलूशन बन गया है, और इस सलूशन या ये जो एक लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बना है इसे हम सॉल्व करके डायरेक्टली हमारे अननोन यानी m और c की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे यही किया गया है, पहली वैल्यू कंप्यूट करने के लिए x की वैल्यूज़ का स्क्वायर किया है सारी वैल्यूज़ का, और उसको सम कर दिया है, जिसको करने से हमें जो वैल्यू हासिल हुई हो 380.63 हुई है। इसी तरह से चूँकि 10 डेटा पॉइंट्स थे, तो जब 10 डेटा पॉइंट्स का को समीशन ऑफ 1 करेंगे 10 टाइम तो हमारे पास 10 आ जाएगा, और जितनी x की वैल्यूज़ मौजूद थी इस टर्म को कंप्यूट करने के लिए हम उनका सम किया तो विच इज़ 56.1 आ गया। इसी तरह से जब हम t की हर वैल्यू को यानी टारगेट की हर वैल्यू को जब x से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो हमें 914.68 की वैल्यू मिल जाती है। m और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अब हम इस एरर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, क्योंकि इस एरर फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स हैं m और c, तो हम इसके दो डेरिवेटिव लेंगे। एक डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू m जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, चूँकि पावर 2 थी, पावर 2 पीछे आ गई और पीछे -2/n आ गया, पीछे 2/n आ गया, और ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो एज इट इज़ बाकी है। फिर जब हम ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो t के अंदर भी कोई m की टर्म नहीं है, c के अंदर भी कोई m की टर्म नहीं है, दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, और -mx का डेरिवेटिव -x आएगा जो यहाँ पे मौजूद है, x यहाँ मौजूद है, माइनस ही मौजूद है। ये आपका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m हो गया। इसी तरह से हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू c। सिमिलरली पावर ऑफ 2 पीछे आ जाएगी और ब्रैकेट के ऊपर पावर एक कम हो जाएगी। जब ब्रैकेट के अंदर डेरिवेटिव लेंगे t के अंदर भी कोई c की टर्म नहीं, वो भी ख़त्म हो जाएगी, mx में भी c की टर्म नहीं, वो भी ख़त्म हो जाएगी, और -c का डेरिवेटिव -1 आएगा। माइनस हमने यहाँ लिख दिया और 1 यहाँ मौजूद है। ये हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव एरर विद रिस्पेक्ट टू c कंप्यूट हो गया। चूँकि हम एक ऐसा सलूशन चाहते हैं जिसमें जो डेरिवेटिव ऑफ एरर है वो ज़ीरो हो जाए, तो अब हम अपने एरर डेरिवेटिव की टर्म को ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे। ज़ीरो से इक्वेट करने के बाद हम सबसे पहले इस 2/n को कैंसिल कर देते हैं, वो ज़ीरो दूसरी तरफ जाके ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास माइनस समीशन tx प्लस m समीशन x स्क्वायर प्लस c समीशन x = 0 की इक्वेशन आ जाएगी। और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करके जो वेरिएबल डिपेंडेंट हैं उसको एक तरफ कर देंगे, जो इंडिपेंडेंट है जिन्हें कंप्यूट करना है उसको एक तरफ कर देंगे। लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड पे m और c की टर्म्स मौजूद हैं और राइट हैंड साइड पे tx की टर्म मौजूद है। इसी इक्वेशन को दो वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन से भी लिखा जा सकता है, यानी पहले वेक्टर एक रो वेक्टर होगा जिसमें समीशन x स्क्वायर और दूसरी टर्म समीशन x है, और ये वेक्टर कॉलम वेक्टर mx से मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से हमें यही लेफ़्ट हैंड साइड
अचीव हो जाएगी, यानी इस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू m को वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू c को भी हम इसी तरह सिंप्लीफाई करेंगे। हम सबसे पहले इसे 0 से इक्वेट करेंगे, उसके बाद जो ये स्केलर है 2/n उसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाके कैंसिल आउट कर देंगे। फिर ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारे पास 3 टर्म्स आ जाएंगी, माइनस समीशन t प्लस m समीशन x एंड प्लस समीशन c। और अगेन हम m और c की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे रहने देंगे और जिस टर्म में m और c नहीं उसे राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इस इक्वेशन को भी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन करके एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर पहली रो जब कॉलम से मल्टीप्लाई होगी MC से तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली जब दूसरी रो कॉलम वेक्टर MC से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकेंड इक्वेशन। और राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स थी वो भी एज इट इज़ मौजूद हैं, जिसको हमने एक और कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन राइट दीज टू इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अब चूँकि ये स्टैंडर्ड AX = B की फॉर्म में आ गई हैं, यानी हम x को लेफ्ट हैंड साइड पे रख के a को राइट हैंड साइड पे ले जाके b से a के इन्वर्स को b से मल्टीप्लाई करके अपना सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमने यहाँ पे यही किया है। सबसे पहले हमारे पास जो डेटा मौजूद था उस डेटा की मदद से हमने मैट्रिक्स A कंप्यूट करी है और वेक्टर B कंप्यूट किया। मैट्रिक्स A को कंप्यूट करने के लिए हमने x की तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया है और स्क्वायर लेने के बाद उन सारी स्क्वायर्ड वैल्यू का सम ले लिया है, जिससे हमें 380.63 की वैल्यू मिली है। सिमिलरली x की तमाम वैल्यू का जब हम डायरेक्टली सम लेते हैं तो हमें 56.1 मिल जाता है। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमने t और x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके सम किया है, जिससे हमें 914.68 मिल जाता है और सिमिलरली हमें 140.4 मिल जाता है। अब यहाँ पे m और c के अलावा बाकी सब कुछ नोन है। इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें m और c की वैल्यू मिल जाएगी, जो इस एग्जांपल के अंदर m की वैल्यू 1.9274 है और c की वैल्यू 3.227 है। इस m और c की वैल्यू से जो लाइन बनेगी वो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही है। इस लाइन को हम देख सकते हैं कि ये डेटा पॉइंट से बहुत क्लोजली पास हो रही है और इस लाइन की वजह से जो एरर हमें मिल रहा है वो हमारे पास लीस्ट एरर है। तो ये हमारे पास जो m और c की वैल्यू है वो हमारा लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन है फॉर फिटिंग अ लाइन ऑन द गिवन डेटा। यहाँ तक तो बात हुई कि हमने लाइन फिटिंग की है डेटा के ऊपर, लेकिन लीनियर रिग्रेशन सिर्फ लाइन फिटिंग ही नहीं है, बल्कि लीनियर रिग्रेशन को हम किसी भी लीनियर प्रॉब्लम के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। लाइन के अंदर हमारे पास दो अननोन्स थे जो m और c थे, यानी y = mx + c के अंदर m और c अननोन थे। अगर इस प्रॉब्लम को हम एक्सटेंड करके किसी और लीनियर सोल्यूशन पे ले जाएं तो यहाँ पे वेरिएबल्स बढ़ जाएंगे। मिसाल के तौर पे जो प्लेन की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन हम लिख सकते हैं ax + by + cz + d। यहाँ पर इसको हम एक और वेरिएबल का नाम दे देते हैं ax + by + cz + d और इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। ये इसकी प्लेन की इम्प्लिसिट फॉर्म आ गई है। यहाँ पर हमारे पास लाइन के अंदर हमारे पास y और x वेरिएबल थे, x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल था। इसी तरह से हमारे पास m और c की वैल्यूज़ थी जो पैरामीटर्स हमारे पास अननोन थे। प्लेन की इक्वेशन में आपके पास a, b, c और d वेरिएबल्स हैं जो आपने कंप्यूट करने। तो प्लेन भी एक लीनियर सोल्यूशन है। तो अगर हम जो लाइन फिटिंग का हमने सोल्यूशन निकाले उसको हम जनरलाइज करें
तो हम ये कह सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ 2 वेरिएबल्स हमारे पास कोई j वेरिएबल्स होंगे, यानी हमने m को w1 कह दिया है, c को w0 कह दिया है, और अगर कोई और वेरिएबल होंगे तो w2 w3 एंड सो ऑन आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर c के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा था तो हमने यहाँ 1 डाल दिया है, और x के साथ m मल्टीप्लाई हो रहा था तो x को हमने x1 लिख दिया है। जब ये w और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो लाइन के केस में हमें यही सोल्यूशन मिल जाएगा, और अगर लाइन के अलावा अगर हम हायर डायमेंशंस में हैं तो फिर हायर डायमेंशंस के लिए हमें हमारी फॉर्मूलेशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब जबकि हमने वेरिएबल्स को और पैरामीटर्स को इस वेक्टराइज फॉर्म में लिख के जनरलाइज कर दिया है, तब इसका हम एक जनरलाइज डेरिवेटिव भी कंप्यूट कर सकते हैं। एरर हमने जिस तरह से पहले कंप्यूट किया था उसी तरह से हम कंप्यूट करेंगे, यानी टारगेट वैल्यूज़ माइनस दी y वैल्यू, और उसका डेरिवेटिव भी उसी तरह से लेंगे, लेकिन लाइन के केस में हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू c आया था। अब जनरलाइज सोल्यूशन में हमारे पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w0, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w1 और पार्शियल डेरिवेटिव एरर रिस्पेक्ट टू w2, पार्शियल डेरिवेटिव एरर रिस्पेक्ट टू w3 एंड सो ऑन, ये आते जाएंगे। और इनकी जो जनरलाइज टर्म बनेगी वो हम यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं कि दिस इज़ -2/n summation of I target minus the y value into x of I। ये एक जनरलाइज हमें डेरिवेटिव मिल जाएगा विच इज़ पार्शियल डेरिवेटिव एरर रिस्पेक्ट टू wj। अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स आ गए i और j। i हमें बता रहा है कि कितने डेटा पॉइंट्स थे और n डेटा पॉइंट्स थे। लाइन के केस में n डेटा पॉइंट्स थे लेकिन पैरामीटर 2 ही थे। किसी और जनरल सोल्यूशन में डेटा पॉइंट्स n हो सकते हैं, जो n की वैल्यू 100 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से जो पैरामीटर हैं वो हम j से रिप्रेजेंट करें, और j से हम इंडेक्स करेंगे कि ये 2 पैरामीटर का लीनियर मॉडल था, 3 पैरामीटर का था, 4 पैरामीटर का था, एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो हमने लाइन के लिए एक लीनियर सोल्यूशन बनाया था उसको हमने जनरलाइज कर दिया फॉर एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है, और वो ये है कि लाइन के केस में 2 ही इक्वेशंस बनी थी और 2 इक्वेशंस को हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया था। 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, 5 तक या कुछ और भी ज़्यादा पैरामीटर्स के लिए हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में अपना सोल्यूशन लिख सकते हैं और उसे फिर ax = b की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब ये नंबर ऑफ़ पैरामीटर बहुत बढ़ जाएंगे तो इस तरह से इसे सॉल्व करना थोड़ा इनफीजिबल हो जाएगा। मैट्रिक्स जब ये बहुत ज़्यादा पैरामीटर बन जाएंगे और बहुत ज़्यादा इक्वेशंस होगी तो इसको इस तरह से लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन के तौर पे सॉल्व करना आसान नहीं होगा। इसके लिए हम एक और सोल्यूशन देखेंगे जिसे हम आइंदा आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे।